नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि इससे जुड़ी मौतें भी अब बढ़ने लगी हैं। 14 मौतें अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। मई महीने से ही हम ये मामले देख रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4 नई मौतें हुई हैं। जो कोरोना वायरस संबंधित मरीज थे, उनके जो 14 मौतें हैं, उनमें से देखिए तमाम जो मरीज हैं वो कोमॉर्बिडिटी और दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे, जिनकी मौत हुई है। यानी कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो गंभीर मरीजों पर और वैसे मरीजों पर जो कोमॉर्बिडिटी से गुजर रहे हैं, दूसरी बीमारियों से गुजर रहे हैं, उन पर हावी है। वहीं पर नए मरीजों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 86 कोरोना वायरस के नए मरीज रजिस्टर हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोविड के 86 नए मरीज सामने आए हैं और 4 नई मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद एक्टिव केस की जो संख्या है वो बढ़कर 510 हो गई है। कोविड से जुड़ी अब तक 14 मौतें महाराष्ट्र में देखी हैं। जनवरी से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कोविड के 959 मामले सामने आए हैं। तो मुंबई की बात करें, सबसे ज़्यादा मामले यहाँ दिख रहे हैं। मुंबई में जनवरी से अब तक कोविड के 509 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं इसी के साथ राज्य में अब तक 435 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और महाराष्ट्र से अब दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बड़ी हलचल सामने आई है। बीजेपी के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट के जो मंत्री हैं वो अजीत पवार से नाराज बताए जा रहे हैं। और खबर ऐसी है कि एक बैठक के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे के सामने शिकायत भी की है। खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों ने एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर शिकायत की है। एक बैठक के दौरान शिंदे गुट के मंत्रियों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से इस मामले की शिकायत की कि अजीत पवार उनके विकास कार्यों पर रोक लगाते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने सभी शिवसेना के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अजीत पवार के खिलाफ सभी मंत्रियों ने आवाज उठाई। खबर है कि एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों को आश्वासन दिया है कि वो खुद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करके इस समस्या का हल निकालेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने भी अमित शाह से कुछ इसी तरह से अजीत पवार की शिकायत की थी, जब पिछले महीने वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के दौरे पर आए थे। अजीत पवार को लेकर जो नाराजगी बढ़ी है, अब उसने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल अब उठने लगे कि क्या महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। इस नाराजगी के क्या मायने हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। महायुति सरकार में एक बार फिर अनबन देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अपने मंत्रियों की समीक्षा बैठक बुलाई। उसमें से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सभी मंत्रियों ने एक सुर में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि विकास कार्यों के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो अपने विभागों का काम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके की नाराज़गी व्यक्त की गई। हालांकि ये बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी मंत्रियों के साथ बैठकर उनके विभागों की समीक्षा की। कितने कार्य हो चुके हैं, कितने कार्य लंबित है, किस तरीके से, किस गति से कार्य हो रहे हैं और क्या उन्हें मौजूदा हालात में फंडिंग दी जा रही है। ऐसे में एक सुर में सभी मंत्रियों ने बताया कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनके कामों में विघ्न डाल रहे हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने ये आश्वस्त किया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वो इसकी बात पे चर्चा करेंगे और इस पे ज़रूर समाधान निकाला जाएगा। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या काम हो रहा है, अब उसकी बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पोल्यूशन को कम करने के लिए पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 को जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को खत्म करेगी। दिल्ली सरकार का पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 आ गया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ये प्लान लॉन्च किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है उनकी सरकार ने पोल्यूशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण 2 महीने की समस्या नहीं है, इसीलिए पूरे साल काम करना होगा। पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है, तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स
और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे IIT कानपुर के साथ क्लाउड सीडिंग का MOU साइन किया गया है। दिल्ली में 1000 वाटर स्प्रिंकलर, 140 एंटी स्मोक गन और 70 नई रोड क्लीनिंग मशीनें तैनात रहेंगी। 13 प्रमुख पॉल्यूशन हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो मेट्रो स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। 200 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द सड़कों पर चलेंगी। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी होगी। 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सभी RWA को अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर देना होगा। 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बनेंगे। 5 जून से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम के तहत 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज मिटिगेशन प्लान तैयार किया है। 25 पॉइंटर्स के इस प्लान के जरिए सरकार ने बताया है कि 1 साल के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को रोका जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो स्मोक गन, इसी तरीके से वाटर स्प्रिंकलर के जरिए दिल्ली के प्रदूषण को रोका जाएगा। साथ ही कई अन्य बातें सरकार ने कही है। देखना होगा कि क्या सरकार का ये प्लान ज़मीन पर उतरता है और दिल्ली वासियों को जो प्रदूषण की समस्याएं हैं उससे निजात मिलती है या बदस्तूर ये जारी रहता है। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। और आखिर क्लाउड सीडिंग होती क्या है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आसमान में नमी लिए बादल हों लेकिन बिना बरसे उड़ जा रहे हों तो क्लाउड सीडिंग के इस्तेमाल से बारिश कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग तकनीक में एक विमान के जरिए बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल को छिड़का जाता है जो पानी की बूंदों को संघनित करने के काम आते हैं। आमतौर पर धूल के कणों, जिन्हें यहाँ न्यूक्लियाई कहा जाता है, उन पर पानी की बूंदें संघनित होती हैं यानी जमती हैं, लेकिन उनके न होने पर सिल्वर आयोडाइड के कण ये काम करते हैं। पानी की बूंदें उनके इर्द गिर्द जमा होती जाती हैं। ऊंचाई पर तेज हवा और कम तापमान के कारण वो बड़ी होती जाती हैं और जब एक सीमा से ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो बारिश की शक्ल में वो नीचे गिरती हैं। यही क्लाउड सीडिंग तकनीक है जिसका इस्तेमाल सूखे इलाकों को हरा भरा करने में किया जा सकता है। और अब अगली खबर आपको दिखाते हैं जयपुर के सांभर से, जहां घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। लोग अपने जो पुश्तैनी मकान है उसे बेचने पर मजबूर हैं और वजह है पानी की किल्लत। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांभर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जायके और नमक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आप जो ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें पानी की समस्या को दिखाने के लिए काफी हैं। स्थानीय लोग पिछले कुछ सालों में लगातार पलायन को मजबूर हैं। जिन हवेलियों में कई पीढ़ियां बीती हैं, उन्हें भारी मन से बेचने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। काफी धैर्य रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि निकट भविष्य में इस समाधान हो जाए। तो इसीलिए हम पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पानी की समस्या है पूरी मोहल्ले में ही, और पानी बिना क्या करे, अंत में दूसरे सेट करना पड़ेगा, या तो कोई गांव जाना पड़ेगा या कहीं और कहीं। पानी बिल्कुल ही नहीं आता, कोई नहीं हो तो हम भरे ही कहाँ से पानी, कौन जाए हमारे पानी भरने बाहर नल पे, इसलिए दिक्कत आ रही है नल की बहुत ज़्यादा। अच्छा। पानी चाहिए हमारे को तो और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम मकान छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं हम। जब NDTV की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि वास्तव में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में इन पुरानी हवेलियों के बाहर उन्हें बेचने के लिए पोस्टर लगे हुए हैं। वजह केवल एक ही है और वो है पानी की समस्या। स्थानीय गृहिणियों का कहना है कि पानी 3-4 दिन में 20 से 30 मिनट के लिए आता है और इस बीच में उन्हें छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी देखना होता है। लेकिन जब पानी आता है तो पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इस समस्या के कारण शारीरिक आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये तो सबसे ज्यादा तो पानी की ही चल रही है। पानी बिल्कुल नहीं आता है, 2 महीने से बिल भेज देते हैं, बिल नहीं जमा कराए तो दोबारा बिल भेज देते हैं, और बिल भी हमारे 400-500 का बिल आ रहा, अभी आया हुआ रखा हुआ है।
बिल जमा नहीं कराते तो डबल भेज देते हैं, पानी बूंद भी नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं कर रहे। यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है कि बच्चे नानी घर आना नहीं चाहते, क्योंकि नानी शायद दिन भर हल्ला करती है पानी नहीं गिराओ, पानी नहीं गिराओ। हमको बारिश से पानी भरना पड़ता है, हमको जाके बहुत दूर से कम 1.5 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए हम बच्चे बड़े मम्मी पापा सब परेशान होते हैं। इनके इतने बुजुर्ग हो गए हैं, पर इनके पैरों में दर्द रहता है, पर इनको पानी लाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से पानी की समस्या के कारण यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। सांभर कस्बे में पानी की किल्लत बनी हुई है। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। 5 साल पहले पानी की टंकी पास की गई थी, लेकिन अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग आधी आबादी यहाँ से पलायन कर चुकी है। 150 घरों में मकान बेकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक ने पानी की सप्लाई को लेकर कई बार विधानसभा में सवाल उठाए हैं। सरकार ने लिखित में माना है कि 18 MLD पानी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका आधा यानी 9 MLD की ही सप्लाई है, जिससे फुलेरा के 4 शहर और 163 गाँव में संकट है। नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे अधिक पानी की सप्लाई हो सकेगी, और इस पर अब तक 266 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन काम इस महीने में खत्म होना था, वो अब तक नहीं हुआ है। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने माना है कि आपके यहाँ 50% पानी आपको दिया गया फुलेरा क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने कारण दिया है कि पुरानी पाइपलाइन की अवधि खत्म हो गई थी। उस अवधि को हम आगे बढ़ाने के लिए 2025 तक का समय है, तो क्या 2025-26 तक फुलेरा बिना पानी के रहेगा? नई बड़ी लाइन है, हमने उसके टेंडर कर दिए, उसका वर्क ऑर्डर दे दिया, बड़ी लाइन डल रही है। फिल्टर प्लांट के अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अजमेर की वजह से उसका इंटेक पंप उसके पैसे 265 करोड़ रुपए में दिलाए। हालांकि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल तो लगाया जा रहा है, लेकिन इन नलों में जल केवल कागजों तक ही सीमित है। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पानी की सप्लाई रेगुलर होती है, लेकिन पानी की लाइन में लीकेज होने के कारण जहां 80 लाख लीटर पानी मिलना चाहिए, वहां पर केवल 40 लाख लीटर ही पानी सप्लाई होता है। इसके कारण ये समस्या बनी हुई है। ये जैसे पानी अपने पास बिशुलपुर का आता है, बिशुलपुर के पानी जो अपनी मांग है, जैसे 28 MLD मांग है अपनी, उसके बदले में अपन को 9 MLD पानी मिल पाता है। तो उसी रेशियो में सभी जगह पानी कम मिलता है, जैसे 25% पानी ही मिल पाता है लोगों को। तो उस वजह से जो टेलेंट वाले एरिया हैं उनमें कुछ प्रेशर की प्रॉब्लम है। जैसे ही इस वार्ड के अंदर एंटर करते हैं तो आपका स्वागत जो है इसी तरीके के बैनर्स के साथ होगा, और जो ये समस्या है लगातार विकराल बनती हुई दिखाई दे रही है, और राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस वजह से लोग दूसरी ओर जो है पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। सांभर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सरकार कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनने से उनकी दुकानें टूटेंगी और उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तो इस समय हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर मार्ग की गली नंबर 4 पर, और इस समय इस इलाके में जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर है उस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह के लोगों के मन में शंकाएं आशंकाएं हैं। ये वो इलाका जहां से होते हुए तमाम लोग मंदिर तक पहुंचते हैं। कुछ एक जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, दुकानदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि कॉरिडोर को लेकर उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम है जी एडवोकेट पुनीत बल्लभ गौतम, स्थानीय निवासी हूँ मैं यहाँ का। अभी देखिए जो कॉरिडोर को लेके अभी तो केवल हवा में बात चल रही है। जो अपना जो लोकल प्रशासन है उसने सर्वे किया है, अब जैसे मतलब कहाँ से कहाँ तक किया है ये तो कुछ अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि मतलब कॉरिडोर कहाँ से लेंगे। तो जो इलाके के जो लोग हैं बहुत जो है उसमें मतलब संशय में है, भय में जी रहे हैं वो लोग, क्योंकि चक्कर क्या है उनके घर हैं, दुकान है, और हर घर में मंदिर है ठाकुर जी का, उनकी जो है खुद की सेवाएं हैं, तो इस वजह से वो बहुत परेशान है। कोई सुविधा नहीं होने वाली है। अभी आप खुद देख लो, इतनी भीड़ होती है, इतना सब कुछ होता है। अब भीड़ तो हटा दी। हाँ, आप कहीं भी जाके देख लो, आप बनारस में जाके देखो, वहाँ भीड़ हट गई, कुछ भीड़ नहीं उठा, कुछ भीड़ नहीं हटी वहाँ पे, सबके घर वर तोड़। लोगों ने जो है प्रशासन को इतने मतलब सुझाव दिए कि कॉरिडोर का मतलब कोई विकल्प नहीं है। आप काशी में जाओ, भीड़ और बढ़ी है। आप क्या सोचते हैं? अयोध्या में भी भीड़ बढ़ी है, कॉरिडोर भीड़ का कोई उपाय नहीं है। यहाँ व्यवस्था करे प्रशासन, सुगम व्यवस्था। आपको क्या डर है कॉरिडोर से? कॉरिडोर से हमारे स्थानीय निवासी हम बिहारी जी से दूर हो जाएंगे, सभी ब्रजवासी बिहारी जी से दूर हो जाएंगे। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे सब बिहारी जी से बने हुए हैं, आए दिन हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हमारा सब कुछ दूर हो जाएगा कॉरिडोर। मंदिर तो यहीं पे रहेगा, मंदिर की सुंदरीकरण हो जाएगा।
तो हम जो गलियां चली जाएंगी सर, घर चले जाएंगे सारे, सब सारी दुकानें व्यवस्था सब चली जाएगी, सारा पूरा व्यापार चला जाएगा। कॉरिडोर को लेकर आपका विरोध क्यों? अनैतिक रूप से यहाँ इस तरीके की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाओं को फैलाया जा रहा है। अब इच्छा यहाँ है थोड़ा थोड़ा गलियों के मार्गों को चौड़ा कर दिया जाए, वो जो जनित की व्यवस्था है। यहाँ दुकानों के पट्टे निकले हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आते हैं, कुछ नहीं होता है। उनके लिए कारपेट बिछा दिए जाते हैं, वो आए और चले गए। यहाँ सामने बंदर के आप देखिए निकलने वाले लोग, कितनी गंदगी है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा जी? हमने एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल सरकार के द्वारा नियमित कुछ व्यक्ति यहाँ हमारे पास मौजूद हमारी हालचाल लेने के लिए आए, जिसमें कुछ डीएम भी थे, एसएसपी भी थे। हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस व्यवस्था से भी बचें, हमको एक सरकारी जमीन कहीं मुहैया करा दी जाए, बिहारी जी महाराज पैसा देगा और उस पर हम अपना एक नया मंदिर बना करके निर्माण कर देंगे। इस व्यवस्था को खंड विखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।